हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के बारे में सिम्टम से लेकर के ट्रीटमेंट तक हम लोग ने देखा था। अगर आप लोग ने टाइप 1 डायबिटीज का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो देखें, उसके बाद इसको आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। देखिए, टाइप 2 डे बाय डे इसका रेशियो बढ़ रहा है। उसके पीछे रीजन है कि लोग इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने फिजिकल वर्क को भूल गए हैं। और क्या हो रहा है कि भूख लगा नहीं कि 24 आवर उनका मतलब बस सोते टाइम ही उनका मुंह बंद रहता है, बाकी कुछ ना कुछ चाहिए। भूख नहीं लगा है फिर भी चाउमीन खाना है, फिर भी मोमोज खाना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ऑलवेज खाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो खाना तो खाए जा रहे हैं और फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज है वो क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि हम ऑलरेडी इतना ग्लूकोज ले ही जा रहे हैं बॉडी में। ठीक है, इसके वजह से जो स्टोर ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो बर्न नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, और क्या होता है कि देखिए, पहले के जो लोग थे, पहले अर्ली मैन, वो क्या करते थे कि उनको खाना कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। वो 2-2 दिन 3-3 दिन खाना खाते थे और 2-3 दिन नहीं भी उनको मिलता था क्योंकि वो फूड के सर्च में इधर से उधर घूमते रहते थे। तो उस कंडीशन में क्या उन लोग का डेथ हो जाता था? नहीं। क्या होता था कि जो उनका स्टोर्ड ग्लूकोज था, जब खाना मिलता था तो वो भर के पेट खाते थे। तो वो क्या था, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जो वो स्टोर होता था बॉडी में, वो जब वो खाना उनको नहीं मिलता था तो वो ब्रेक डाउन होकर के और वो बॉडी उसको यूटिलाइज करता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, उनमें डायबिटीज वगैरह नहीं होता था। उसके बाद जो लोग थे वो आए फार्मर। ठीक है, जब अर्ली मैन थोड़ा खेती करना सीख गया तो फार्मर, तो फार्मर जो था वो क्या किया कि वो उनको 2 टाइम खाना मिलने लगा। ठीक है, सुबह खाना शाम को खाना मिलने लगा क्योंकि खेती करने लगे लोग। तो जब खेती करने लगे, खाना मिलने लगा, तो अपना शरीर को ना यूटिलाइज कर रहे थे फिजिकल वर्क में। ठीक है, खेती करना, फार्मिंग करना काफी कठिन काम होता है। ठीक है, तो वो अपना जो बॉडी था वो उसका फिजिकल वर्क काफी अच्छा करवाते थे। इस वजह से खाना खाते थे, ग्लूकोज स्टोर होता था, लेकिन फिर वो फिजिकल वर्क करते थे, उसमें वो यूटिलाइज हो जा रहा था। तो इस कंडीशन से उन लोग में भी डायबिटीज नहीं देखा जाता था। आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें क्या हो गया है, मैंने पहले भी बताया कि लोगों को पिज्जा मोमोज भूख नहीं लगा है फिर भी खाना है। ठीक है, ऊपर से इन लोगों को फास्टिंग वगैरह तो करना ही नहीं है। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज, तो किन्हीं को नहीं करना है, बस ऑफिस वर्क चाहिए, बस जाना है ऑफिस पे बैठ के लैपटॉप पे काम करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे बॉडी में एक स्टोर ग्लूकोज थे, ठीक है, वो तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हम लोग जो ऑफिस वर्क जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्क नहीं हुआ, ऊपर से हम लोग एक्स्ट्रा फूड खा रहे हैं, भूख ना लगने के बाद भी खा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते गया। ठीक है, तो इस कारण से डायबिटीज वाले पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तब वहां पे रोल आया पैनक्रियाज का। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज था, देखिएगा, ये जो पैनक्रियाज था, ठीक है, ये पैनक्रियाज था, इसका जो बीटा सेल जो थे वो इंसुलिन निकाल रहे थे, इंसुलिन निकाल रहे थे। अब ये इंसुलिन निकालते गया। इंसुलिन का काम क्या था, ये जो ब्लड में ग्लूकोज जो था, इसको, ये ग्लूकोज को कैरी करके और सेल तक लेके जाता था। ठीक है, ये सेल था, सेल तक लेके जाता था। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जा रहा था, ये इंसुलिन इधर से निकलते जा रहे थे और ये इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को लेकर के सेल तक लेके जा रहा था। तो एक समय ऐसा आता था कि ये जो सेल था वो कहता था कि बस भाई बहुत ज्यादा हो गया, अब मेरे को नहीं चाहिए। तो ये जो सेल था वो अपना गेट ओपन नहीं करता था। ये गेट ओपन जब नहीं किया, ये गेट ओपन नहीं किया तो क्या हुआ कि ये जो ग्लूकोज जो था, जो इंसुलिन लेके आ रहा था, उसको एंट्री सेल में नहीं मिला। तो जब सेल में नहीं मिला और ये इंसुलिन इधर से निकला और ग्लूकोज जो ब्लड में था उसको लेके आ रहा था, लेकिन ये एंट्री होने नहीं दिया सेल। ठीक है, इसके वजह से जो ये ब्लड वेसल था, जो ब्लड था, इसमें ग्लूकोज का लेवल
काफी ज्यादा हो गया, ठीक है, काफी ज्यादा हो गया, इसके वजह से डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था और इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए बोला गया है जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब जो सेल होता है, ठीक है, वो जो सेल है यानी फैट सेल हो, लीवर सेल हो, तो ये जो सेल जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, इंसुलिन लेके आता है, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आता है सेल तक, लेकिन ये जो सेल था वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो टाइप 2 का मेजर रीजन है वो इसी के वजह से होता है, ठीक है। क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट कर जाता है, सेल जो होता है वो इंसुलिन जो कैरी करके ग्लूकोज लाता है उसको लेने से मना कर देता है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा जो टाइप 2 का रीजन है वो क्या होता है कि ये जो पैनक्रियाज है इसमें किसी भी वजह से इंजरी हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, मान लीजिए कि इसमें इंजरी मतलब डैमेज हो गया ये किसी भी रीजन से, तो अगर ये पैनक्रियाज डैमेज हो गया तो इसमें ऑब्वियसली बीटा सेल भी डैमेज होगा, ठीक है। इसमें इन्फ्लामेशन आ गया तो ऑब्वियसली है कि बीटा सेल में भी इन्फ्लामेशन आया, तो इसके वजह से इंसुलिन का जो रेशियो होता है जिस सीक्वेंस में निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये जब इंसुलिन का जो सीक्वेंस है, सिक्रीशन है, इसमें डिस्टरबेंस होगा तो ऑब्वियसली है कि जो ये ग्लूकोज कैरी कर रहा था इसमें डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। तो इसके वजह से ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ब्लड में ज्यादा रह जाता है, इसके वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो यही मेन रीजन होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का और इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज हो रहे हैं। हाँ, तो जो कि मैंने अभी बताया कि जो टाइप 2 होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो फैट सेल है, जो मसल्स का फैट सेल है और लीवर जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब जो इंसुलिन ग्लूकोज लेके जा रहा था वो फैट सेल और लीवर सेल उसको लेने से मना कर देता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज था उसको लेने से मना कर दिया, इसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और फाइनली वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है एनी इंजरी इन पैनक्रियाज, ठीक है, मतलब कोई भी इंजरी हो जाना, जैसे अभी मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके वजह से बीटा सेल एबनॉर्मल काम करने लगते हैं और उस कंडीशन में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, इसके वजह से जो सही से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सेल तक वो नहीं हो पाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। तो अब देखते हैं कॉज में है पहला जेनेटिक, पता है आप लोग को भी, जेनेटिक मतलब आपके हिस्ट्री में अगर फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको ज्यादा चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज होने का। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ऑब्वियसली कि अगर जो पेशेंट मोटे हैं इट मींस उनमें जो फैट का जो सेल है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या होता है इस कंडीशन में एक समय ऐसा आता है जो ओबेसिटी पेशेंट है, ओबेसिटी लोग हैं, उनमें क्या होता है कि एक समय वो जो सेल है वो ग्लूकोज लेने से मना कर देता है, तो फिर इंसुलिन क्या कर देगा, जब वो सेल मना ही कर देगा तो ऑब्वियसली है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और फिर ये ओबेसिटी पेशेंट जिनका तोंद थोड़ा निकला होता है वो फाइनली डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो ये था ओबेसिटी। नेक्स्ट है एज फैक्टर। हाँ, क्या हो रहा है कि जैसे ऐसा माना गया कि टाइप 2 अगर देखा जाए तो 40 प्लस पेशेंट ज्यादा दिखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनमें फिजिकल वर्क कम हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से ग्लूकोज का जो लेवल है उनका ब्लड में ज्यादा हो रहा है, तो ये है एज फैक्टर। नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन का ज्यादा निकलना। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन का ज्यादा निकलना। हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है थोरैक्सिन, जब उसका सिक्रीशन हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो उसके रिस्पेक्ट में इंसुलिन का सिक्रीशन भी ज्यादा होता है। उसके साथ साथ इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा के साथ साथ और थोरैक्सिन क्या करवाता है, उसके साथ बॉडी से जो क्लियरेंस होता है इंसुलिन का, बॉडी से जो निकालने का जो रेट होता है वो ज्यादा कर देता है, जिसके वजह से इंसुलिन तेजी से बन रहा है और तेजी से निकल रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में जो इंसुलिन का मात्रा होता है वो कम जाता है, उसके कारण जब इंसुलिन जो कैरियर था ग्लूकोज का उसका लेवल कम जाता है, इसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज, जो ब्लड से ग्लूकोज सेल तक लेके जा रहा था इंसुलिन, वो कैरियर ही कम पड़ जाता है। इसके वजह से जो ग्लूकोज था वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है और इस केस में डायबिटीज कंडीशन में पेशेंट चला जाता है। तो ये समझते हैं, देखिए ये था थायराइड ग्लैंड जो कि हार्मोन
थायरॉक्सिन सिक्रेट किया, जो ज्यादा थायरॉक्सिन हुआ इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, अब ये जब थायरॉक्सिन ज्यादा हुआ, इसके साथ साथ जब पैनक्रियाज से इंसुलिन भी ज्यादा निकलने लगा, यानी थायरॉक्सिन ज्यादा हुआ, इसके साथ इंसुलिन भी ज्यादा निकला, साथ साथ इंसुलिन ज्यादा निकलने के साथ साथ जो इंसुलिन बॉडी से जो निकलने का जो रेट था वो फास्ट हो गया। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया कि बॉडी में ना इंसुलिन का जो लेवल है वो कम पड़ गया। ठीक है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम पड़ गया क्योंकि तेजी से निकल गया बॉडी से, तो कम पड़ गया। अब ये जो इंसुलिन था, ये जो ब्लड में ग्लूकोज था, इसको कैरी करके लेके कहां जा रहा था? सेल के पास, लेकिन ये कम पड़ गया, तो ऑब्वियसली ये जो ग्लूकोज था वो ब्लड में ज्यादा रह गया क्योंकि इसको ढोने वाला सेल तक रहा नहीं। तो इस कंडीशन में ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा रह जाता है तब वह कंडीशन क्या कहला जाता है? डायबिटिक कंडीशन। तो ये हाइपरथायराइडिज्म की वजह से भी डायबिटीज होता है। तो हम लोग ने टाइप 2 के बारे में देख लिया, उसका कॉजेज देख लिया। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम कि आपके क्लिनिक पे अगर पेशेंट विजिट करता है टाइप 2 डायबिटीज का है तो उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम आएंगे। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या है? पॉलीयूरिया। मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं रात में सोता हूं लेकिन हमको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पॉलीयूरिया है। दूसरा है पॉलीफेजिया। पेशेंट ये भी कंप्लेन के साथ आएगा कि उसको काफी ज्यादा भूख लग रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है, मतलब कितना भी खा रहा है तो उसको भूख लग ही रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉलीफेजिया हो गया। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया क्या होगा कि जब हम इसको टेस्ट कराएंगे यूरिन के, तो यूरिन में क्या आएगा कि ग्लूकोज का लेवल पाया जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का उसमें मात्रा पाया जाएगा, काफी ज्यादा पाया जाएगा, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि डायबिटीज है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा है विजुअल चेंज। जैसे जैसे डायबिटीज पेशेंट में बढ़ते जाता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ते जाता है, तो पेशेंट ये भी कंप्लेन के साथ आएगा कि उसको अच्छे से कुछ दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है टाइप 2 डायबिटीज का। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस टाइप 2 में भी था, टाइप 2 में है और टाइप 1 में भी था। हम लोग ने पहला वीडियो जो लेक्चर में देखा था कि उसमें भी वेट लॉस हो रहा है। तो बस दोनों में क्या चेंजिंग होगा? उसमें जो वेट लॉस आपको पेशेंट में दिखेगा वो स्टार्टिंग से ही वेट लॉस दिखेगा, लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि नहीं मेरा वेट ठीक ठाक था। ठीक है, मेरा वेट ठीक ठाक था, अब जो है वो कम पड़ने लगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन को निकालते 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 थक जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि ये इंसुलिन निकालना कम कर देता है। तो उस कंडीशन में इंसुलिन जब कम निकलने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो बॉडी का जो वेट होता है वो लॉस करने लगता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है। नेक्स्ट है टिंगलिंग। ठीक है, ये है टिंगलिंग, मतलब पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको झुंझुनाहट पन हो रहा है, सुनना पड़ रहा है, ये नमनेस में भी कंप्लेन करेगा। मतलब ये सब सिम्टम आएंगे। ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको कुछ फील नहीं हो पा रहा है, सुनना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ फील, मतलब जहां भी होगा वो। नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा वो है टिंगलिंग, मतलब झुंझुनाहट। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसके उंगली या पैर या हाथ में झुंझुनाहट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कंप्लेन आएगा। उसके साथ साथ झुंझुनाहट के साथ और भी कंप्लेन क्या आएंगे? नमनेस, यानी कहने का मतलब है जो लिम्स वगैरह होंगे उसमें सुनपन आना। ठीक है, मतलब उसको अगर सेंसेशन, हम पिन वगैरह क्लिक कर रहे हैं या चीटी वगैरह काट रहे हैं तो उसको लगेगा ऐसा कि वहां पे उसका जो पार्ट है वो सुन पड़ गया है। ठीक है, तो ये भी कंप्लेन के साथ आएंगे। नेक्स्ट है एक्सेसिव रिस्पायरेशन। हाँ, मतलब श्वास वो ज्यादा, मतलब थोड़ा सा भी अगर सीढ़ी भी चल गए ना तो वो हफने लगेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव रिस्पायरेशन होने लगता है उन लोग का। और जो है वो क्या आएगा, और कंप्लेन लेके आएंगे क्या पेशेंट? वीकनेस। ठीक है, ये भी एक सिम्टम है, वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगा। क्यों कमजोरी आएगा? क्योंकि जो इंसुलिन जो कैरी कर रहा था सेल के पास ग्लूकोज, वो कैरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेनक्रियाज काम करते करते, बीटा सेल काम करते करते थक गए हैं। तो उस कंडीशन में वीकनेस भी आएगा, और थकना तो जाहिर सी बात है, तो फैटीग भी आएगा। और फैमिली हिस्ट्री तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी डायबिटीज 2 का फैमिली हिस्ट्री है आपका
तो वो उस पेशेंट में भी आएगा। तो ये सारे जो आपको दिखे, ये सारे सिम्टम है जो कि टाइप 2 डायबिटीज में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 2 है उसका क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे जिससे हम फाइनल डायग्नोसिस बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सबसे पहले जो करवाएंगे वो क्या है, यूरिन एनालिसिस। क्योंकि हम लोग ने सिम्टम में देखा था कि जो टाइप 2 वाले डायबिटीज हैं उनका जो यूरिन में है ना ग्लूकोज आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ जाता है। तो ये यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो देखेंगे कि उसमें कितना मॉलिक्यूल यूरिन में ग्लूकोज का आ रहा है। ठीक है, तो ये है। सेकंड है हम लोग करवाएंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवाएंगे, एफबीएस मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, और क्या करवाएंगे, आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि नॉर्मल वैल्यू से कितना ज्यादा है। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और आरबीएस भी देखेंगे, रैंडम ब्लड शुगर कभी भी करवा सकते हैं ये खाने के बाद, इसीलिए इसका नाम ही है रैंडम ब्लड शुगर। तो इसका भी जो फाइनल मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है आपको कि क्या इसका वैल्यू होता है, अगर उससे अपर है तो वो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट और मेडिसिन डिसाइड करेंगे, तो ये करवाएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि लिपिड प्रोफाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि देखना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो इक्विवेलेंट माना गया है कार्डियक अरेस्ट का। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो भी पेशेंट जो डायबिटीज के हैं उनको इन फ्यूचर हार्ट अटैक आना ही आना है। क्योंकि क्या होता है डायबिटीज में, हमारा ब्लड ना गाढ़ा हो जाता है जिसके वजह से ब्लॉकेज होने का ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए हम लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे। नेक्स्ट है वेट मॉनिटरिंग। वेट मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वेट मॉनिटर इसलिए करना है क्योंकि उसका ज्यादा वेट लॉस तो नहीं हो रहा है या ज्यादा गेन नहीं हो रहा है। क्योंकि दोनों कंडीशन आते हैं, अगर इंसुलिन काम करते करते थक जाता है, ठीक है, पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन निकालते निकालते थक जाते हैं, तो वो बीटा सेल लास्ट में वो भी थक हारा जाता है और इंसुलिन का लेवल कम जाता है, जिसके वजह से सडन वेट लॉस होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हमें मेडिसिन कुछ और देना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट थोड़ा हेल्दी है, उनका वेट ठीक ठाक है, तो वो क्या होता है कि हम ऐसा मेडिसिन दे देते हैं, उसमें क्या होता है इंसुलिन का जो रिलीज है वो बढ़ा देता है। ठीक है, बीटा सेल ज्यादा इंसुलिन निकालते हैं, और इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है ड्यू टू एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन दिए हैं, उसके वजह से हम लोग देखेंगे जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे एक एक डायबिटीज, कौन सा डायबिटीज का मेडिसिन है जो वेट गेन करवाता है, कौन सा लॉस करवाता है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। तो उस कंडीशन में इसीलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट होता है वेट मॉनिटरिंग। अब हम लोग देखेंगे हाउ कैन आइडेंटिफाई आइदर पेशेंट इज प्री डायबिटिक और डायबिटिक। अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया, ठीक है, आपने उनका ग्लूकोमीटर से रैंडम और फास्टिंग शुगर दोनों देखा, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आया, उसको देख के आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यह जो पेशेंट है वो डायबिटिक कंडीशन में है या प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो देखिएगा आप बोर्ड पे कि बोला है कि जिसका फास्टिंग शुगर लेवल, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, जिसका वैल्यू 110 से 130 हो और पोस्ट पेरेंडियल शुगर वैल्यू 140 से 199 हो, और HbA1c, आपने अभी पहले बार नाम सुना, HbA1c एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे 3 महीना का एक एवरेज, जो हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल कितना है, ठीक है, वो ये आइडेंटिफाई करवा के देता है। ठीक है, यानी HbA1c वह टेस्ट है जो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल प्रेजेंट है उसका 3 महीना का रेशियो निकाल के देता है ये। ठीक है, तो जो प्री डायबिटिक पेशेंट होंगे उनका जो HbA1c का वैल्यू होगा वो 5.7 से लेकर के 6.4 तक होगा। ठीक है, तो इस पेशेंट को हम बोलेंगे प्री डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट, ठीक है, जिसका जो फास्टिंग ब्लड शुगर होगा वो 130 से ज्यादा, ठीक है, फास्टिंग जो ब्लड शुगर होगा 130 से ज्यादा हो, और जो पोस्ट पेरेंडियल शुगर हो वो 200 से ज्यादा हो। ठीक है, और HbA1c का वैल्यू कितना हो, HbA1c 6.5 से ऊपर हो, तो इस पेशेंट को हम लोग बोलेंगे डायबिटिक। क्लियर समझिएगा कि जिसका मान लीजिए प्री डायबिटिक पेशेंट जो है
प्री डायबिटिक पेशेंट का जो फास्टिंग शुगर होगा, फास्टिंग शुगर वो क्या होगा 110 से 130 और क्या रैंडम शुगर कितना होगा लेवल, ये होगा 140 से 190 और HbA1c कितना होगा 5.7 से लेकर के 6.4 तक। तो अगर ये रेशियो आपको दिखने को मिला, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि आप HbA1c तो नहीं कराए, तो ग्लूकोमीटर से अगर ये आपका रेशियो आया, ठीक है, तो ये पेशेंट को हम कौन से कंडीशन में रखेंगे, कौन से ये है प्री डायबिटिक, मतलब इसको अगर अभी कंट्रोल नहीं किए तो ये डायबिटिक में जाएगा, ठीक है। तो ये था प्री डायबिटिक। अगर डायबिटिक का बात किया जाए, देखिएगा डायबिटिक में जिसका ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर 140 से ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब ज्यादा, ठीक है। और क्या है, और जस्ट यहां पे देखिएगा, और RBS रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, और क्या HbA1c इसका क्या 6.5 से ज्यादा। तो फास्टिंग शुगर 140 से ज्यादा, RBS जो है वो 200 से ज्यादा और HbA1c 6.5 से ज्यादा। तो अगर ये रेशियो आपको देखने को मिला तो ये पेशेंट कौन से कंडीशन में है, डायबिटिक कंडीशन में, इसको हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एंटी डायबिटिक मेडिसिन, हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था कि हम ऐसे पहचान पाएंगे कि ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। उसके बाद ट्रीटमेंट पे आएंगे। ट्रीटमेंट से पहले क्या होगा कि कुछ एडवाइस देंगे। अगर पेशेंट आपके पास आया तो सबसे पहले उसको देखेंगे, अगर ओबेस है, उसका फिजिकल वर्क कम है, तो उसको एडवाइस करेंगे कि सबसे पहले आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, ठीक है। उसमें उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसमें क्या बोलेंगे कि एक्सरसाइज करें, जैसे जॉगिंग करें और ब्रिस्क वॉकिंग करें, मतलब थोड़ा तेज चले। और क्या बोलेंगे, दूसरा क्या करवाएंगे, डाइट मैनेजमेंट करवाएंगे, ठीक है। डाइट मैनेजमेंट करवाएंगे, उसका बॉडी वेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट बताएंगे कि आपको इतना कैलोरी एनर्जी लेना है, ठीक है। तो वैसे हम इस पेशेंट को, मतलब जो भी पेशेंट डायबिटिक आएंगे उसको हम इस तरीके से एडवाइस करके उसका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवा सकते। तो ये था टाइप 2 डायबिटीज का कॉजेस, सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन, और कैसे प्री डायबिटिक और डायबिटीज को पहचानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रीटमेंट का एक स्पेशल वीडियो बनेगा, ठीक है, वो पार्ट 3 होगा डायबिटीज का। अभी तक आप लोग ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है, आप वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।